Assalamualaikum class. Today is the 11th lecture of environmental law and we will start a new topic that is environmental legislation in Pakistan. This topic, environmental legislation in Pakistan, has been categorized into the different subtopics. And one by one, I will try to explain all these topics to you. I will start my lecture with the introduction, then environmental issues generally, then environmental issues in Pakistan, then air pollution, water pollution, climate change, natural disaster, policy framework, institutional setup, legislative framework, Pakistan Environmental Protection Act of 1997 and PIPA of 1997. So let's start with the introduction. Environmental law, principles, policies, directives, and regulations enacted and enforced by local, national, or international entities to regulate human treatment of the non-human world. Basically, when we talk about the environmental law, then there is a general consensus that environmental law includes certain principles, policies, directives, regulations enacted and enforced by the local, national, international level in order to regulate the human treatment of the नॉन ह्यूमन वर्ड बेसिकली जब हम स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो वन थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज दैट इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक बेसिकली मजमुआ है किस चीज़ का मजमुआ है डिफरेंट रेगुलेशंस का कवानीन का और वो कवानीन बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पर यानी डोमेस्टिक लेवल पर फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो लेजिस्लेशंस की जाती हैं और उन लेजिस्लेशन का पर्पस ये होता है टू रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज और इंटरेक्शन जो है उसको रेगुलेट करना रेगुलेट क्यों करना रेगुलेट इसलिए करना कि उनका माहौल पर डिजास्टर्स इफेक्ट क्रिएट ना हो बल्कि उस ह्यूमन एक्टिविटी का माहौल पर एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट हो सो इस तरह के तमाम मामलात को रेगुलेट करने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं मुल्की सतह पर बैन अवी सतह पर उन तमाम कवानीन को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल लॉज Moreover, the vast field covers a broad range of topics in diverse legal settings, such as state bottle return laws in the United States, regulatory standards for emissions from coal fired power plants in Germany, initiatives in China to create a great green wall, a shelter belt of trees to protect the Beijing from the sandstorms. बेसिकली जो है ये दो वास्ट फील्ड जो है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की ये डिफरेंट जो है सब फील्ड जो है उनको रेगुलेट करती है डिफरेंट मुल्कों में जो डिफरेंट ममालिक जो हैं उन्होंने अपने अपने डोमेस्टिक लेवल पर मुख्तलिफ तरह के कवानीन किए हैं बनाए हैं ताकि मुल्की सतह पर वो अपनी एक्टिविटीज़ को अंडर कंट्रोल रख सकें और अपने मामलात को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकें उन्हीं में से जो है अमेरिका जो है उसने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उन्होंने अपनी एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई हुई हैं फिर जर्मनी जो है उन्होंने अपनी जो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं फॉर द इमिशंस फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स फिर अगर हम बात करें चाइना की बात करें तो चाइना ने ग्रीन ग्रेट वॉल का एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जो कि प्रोवाइड करता है शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज ये बेसिकली जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की सतह पर डोमेस्टिक लेवल पर कोशिशें की जा सकें ताकि इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो होगा वो मुल्क के शहरियों को ही होगा मुल्क के शहरियों को होगा और पूरी दुनिया में रहने वाले ह्यूमंस को होगा सो डोमेस्टिक लेवल पर भी लॉ मेकिंग की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी लॉ मेकिंग की जाती है in order to keep the things smooth when it comes to the interaction of humans with the environment.
International treaties for the protection of biological diversity and ozone sphere. During the late 20th century, environmental law developed from the modest adjunct of the law of public health regulations into an almost universally recognized independent field protecting both human health and non human nature. अब बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं, वो जब हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लास में भी बताया है कि यू हैव स्टडीज़ द बोथ काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ। अब जो ज़माना है वो कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ का ज़माना है। और कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ किस तरह से बनता है? कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट ट्रीटी से बनता है। जब बैनुल अक़वामी लेवल पर मुल्क जो हैं वो किसी एजेंडे पर इकट्ठे होते हैं और इस एजेंडे पे इकट्ठे होकर सॉल्यूशंस निकालते हैं चीज़ों का, तो उसको बोलते हैं ट्रीटीज़, कन्वेंशंस। और वो कन्वेंशंस जो होती हैं वो रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एस्टैब्लिश करती हैं। और फिर सिग्नेटरी स्टेट्स जो हैं, दे आर बाउंड टू मेक सर्टेन डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है वो एनवायरमेंटल लॉ जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का आउटकम है। और वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं। अब डिफरेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर करने के लिए वो ट्रीटीज़ बनाई जाती हैं। जिनमें से एक जो है, एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं फॉर द प्रोटेक्शन, बनाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द ज़ोन स्फीयर, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओज़ोन, मैंने आप लोगों को पहले भी ज़िक्र किया था कि हमारे एक ज़मीन और सूरज के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ओज़ोन लेयर। अब वो ओज़ोन लेयर जो है उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी ओज़ोन लेयर इफ़ेक्ट हो जाएगी तो ह्यूमन्स बहुत सारी जो हैं स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ जो हैं उसका शिकार हो सकते हैं। सो बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कवर करती हैं और ओज़ोन स्फीयर्स को कवर करती हैं। During the late 20th century, environmental law developed from a modest adjunction of the law of public health regulations into a almost universally recognized independent field protecting both human health and non-human health. अब बेसिकली इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ जो है, दैट इज एन ऑफशूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये 20th सेंचुरी जो थी, 20th सेंचुरी के बीच में, लेट 20th सेंचुरी में इन्वायरमेंटल लॉ जो है वो डेवलप हुआ। और इन्वायरमेंटल डेवलप लॉ डेवलप होते होते उसने अपने जो डिफरेंट फील्ड्स थी उनको जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और पर्पस ये था कि प्रोटेक्शन हो इन्वायरमेंट की और ह्यूमन हेल्थ जो है उससे इफेक्ट ना हो। क्योंकि जब ह्यूमन हेल्थ जो है वो जो अगर आप इन्वायरमेंट आपका जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा, यानी माहौल जो है उसमें बिगाड़ पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके से डायरेक्टली जो इफेक्ट होने वाली जो स्पीशीज हैं वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस एंड देन जो बाकी जो चीज़ें जो आती हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक जो बींग्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है उसमें इफेक्ट होते हैं। बायोटिक एंड ए बायोटिक बींग्स मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर्स में जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। सो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द बायोटिक एंड ए बायोटिक बींग्स। सो जब इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होगा तो उससे कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट होंगी। सो लेट 20th सेंचुरी में इन्वायरमेंटल लॉ जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ का पर्पस ये था कि एक तरफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और दूसरी तरीके से ह्यूमंस, बायोटिक एंड एबायोटिक जो बीइंग्स हैं उन पर जो है उसके डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो कम से कम किए जाएं। There are environment. Then another subtopic is environmental issues. There are there are some serious environmental issues that Pakistan is facing, and they are getting worse as the country's economy expands and population grows. Unfortunately, not much is being done to tackle these issues because the goal of economic growth and tackling terrorism within the country supersede the goals of environmental preservation.
बहुत सारे जो हैं एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़, वन ऑफ दोज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ who are tackling with its own environmental issues and who are facing the serious environmental issues these days, and they are, with the passage of time, they are getting worse. And as the country's economy expand and population grows, अब पाकिस्तान जो है दुनिया में कुछ ममालिक में फॉल करता है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को फेस कर रहा है, और वो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। और ये क्यों जो है देखने में आ रहा है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, उस तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और पाकिस्तान को सीरियस थ्रेट जो है वो आने वाले टाइम में पोस्ट कर सकते हैं अगर इन इश्यूज को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली इन सब इश्यूज को डील करने के लिए ज़्यादा जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए गए, क्योंकि बेसिक गोल्स क्या हैं पाकिस्तान में, जो ज़्यादा पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेररिज्म का इशू है, और ये जो है पाकिस्तान जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में 2000 अराउंड 2008 से पाकिस्तान जो है दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट अ टेररिज्म इशू। सो टेररिज्म का इशू जो है उसको डील कैसे करना है, और उस तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो होती जा रही है, उसको कैसे जो है वो डील किया जा रहा है। तो इन सब इश्यूज के बीच में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर होते जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत जो है बाकी चीज़ों के साथ वो एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज डायरेक्टली लिंक है टू ह्यूमन हेल्थ, और वो डिजास्टर्स इफेक्ट आने वाले वक्त में क्रिएट कर सकते हैं। बट due to the priority of the economic expansion and the terrorism issues, the environmental issues have been ignored by the Pakistani state. Now, I would like to explain one by one those environmental issues which Pakistan is facing these days and trying hard to tackle with these issues. One of the important issues is air pollution. Air pollution is a growing environmental problem in Pakistan, especially in the large metropolises. According to a World Bank report, Pakistan urban air pollution is among the most severe in the world, and it endangers significant damages to the human health and the economy. The inefficient use of energy, an increase in the number of vehicles used daily, an increase in the unregulated industrial emissions, and the burning of garbage and plastics have contributed the most to the air pollution in the urban areas. अब ये जो एयर पोल्यूशन जो है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स, ये उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज में से है जो कि हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो है अर्बन सिटीज जो हैं उनमें हम देखते हैं कि ये इशू जो है टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और ये अर्बन इश्यूज पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनमें बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो आती हैं, और उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान उन स्फेयर मुल्कों में आता है जहां पर ये जो हेल्थ इशू जो है वो ह्यूमन हेल्थ को जो है वो सीरियसली बैडली इफेक्ट कर रहा है। उसके रीजंस क्या है, वी हैव टू सी डीपली द व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस एयर पोल्यूशन इन पाकिस्तान, सो वी कैन सिंपली कंक्लूड दिस सब टॉपिक इन फ्यू वर्ड्स दैट रोजमर्रा की जो एक ट्रैफिक जो है पाकिस्तान में, उसका फ्लो जो है बैंक पे से जो लीज पे जो गाड़ियां जो मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से सड़कों पे गाड़ियां यानी ट्रैफिक जो है वो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई। अब डेली बेसिस पे उन गाड़ियों से धुआं निकलना शुरू होता है, और एक वो धुआं है, दूसरा वो इटसेल्फ जो है वो एयर पोल्यूशन का कॉज बन रहा है, दूसरा सनतें जो है इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या जो उनसे निकल भट्टे जो हैं जहां पर ईंटें बनती हैं, उनको बेसिकली रेगुलेट करने का कोई भी तक प्रोसीजर नहीं हुआ। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में गार्बेज जो है, कूड़ा जिसको हम बोलते हैं, कूड़ा करकट और प्लास्टिक जलाया जाता है, वो अर्बन सिटीज में एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो है एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। सो ये बहुत जो है कॉमन इश्यूज है पाकिस्तान में, बट लेकिन ये
बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर पोल्यूशन को। According to a recent study, Pakistan's Environment Protection Department claims that the average level of pollution in big cities is approximately 4 times higher than the World Health Organization's limit. These emissions have detrimental effects, including respiratory diseases, reduced visibility, loss of vegetation, and affecting the growth of the plant. अब ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो अप्रॉक्सीमेटली जो एक एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है उस एयर पोल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना उस लेवल से ज्यादा है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिट बताती है। लेट सपोज अगर वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट जो है वो 8% है या 10% है, तो पाकिस्तान की जो लिमिट जो जा रही है वो उसको 4 गुना क्रॉस करती हुई ज्यादा जा रही है। और ये जो इमिशंस जो हैं, ये जो एयर पोल्यूशन जो क्रिएट हो रही है, ये बेसिकली ह्यूमन हेल्थ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है। वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, लोगों को दमे की बीमारी होती है, सांस से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां हो रही हैं, विजिबिलिटी का इशू होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्मॉग का इशू जो है वो क्रिएट होता है और वो इसी वजह से क्रिएट होता है कि ये एक टाइम में फसलों को जब उनकी कटाई के बाद एक टाइम आता है कि उनको जलाया जाता है, जो रिमेन्स होते हैं फसलों के, उसकी वजह से जो है ये एक स्मॉग का इशू जो लास्ट कुछ ईयर्स में क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद जो है सब्जियां और प्लांट्स जो हैं उनकी स्टूडेंट्स ग्रोथ जो है उसमें भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कमी वाकया हुई है। सो ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड रीजंस की वजह से पैदा नहीं हो रही, ये बहुत ही सिंपल रीजंस की वजह से पैदा हो रही है जिनको अगर चाहें तो कंट्रोल किया जा सकता है। बट वही बात, ज्यादा टेंशन जो है वो जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और टेररिज्म के इश्यूज को टैकल करने के लिए इन चीजों पर अभी इतनी तवज्जो ही नहीं दी जा रही, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। One of the greatest contributors to air pollution is industrial activity. The inadequate air emission treatments and lack of regulatory control over industrial activity has contributed to the deterioration of ambient air quality in major cities. In addition, the common practice of burning massive amounts of solid waste, including plastic and rubber, on street corners by public releases toxic gases which are extremely harmful for residents in the area. अब स्टूडेंट्स एक और जो बहुत मेजर जो है वो इशू पाकिस्तान में वो एक ये है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो हैं उन पर कोई चेक नहीं रखा जा रहा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो हैं वो एक्चुअली डिजास्टर्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे। उनमें से निकलने वाला धुआं, उनमें से निकलने वाले केमिकल्स जो हैं, वो बेसिकली एयर क्वालिटी जो है, जो बड़े शहर हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो कि जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको रेगुलेटरी को मैकेनिज़्म एक्जिस्ट नहीं करता, उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली। उनको जब रेगुलेट नहीं किया जा रहा तो वो अपने ओन पर जिस तरीके से वो चल रही हैं, उससे जो है इंसानी हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा जो पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग जो हैं शहरों में, गलियों में कुछ एक प्रॉपर एक एक साइड कॉर्नर्स पे इकट्ठा करके कूड़े को आग लगा देते हैं। अब उस कूड़े के अंदर कूड़े करकट के अंदर प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। अब जब उन चीज़ों को आग लगाई जाएगी तो उसमें से टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। अब जगह-जगह पे जब ये एक्टिविटी हो रही होगी शहरों के अंदर, तो जगह-जगह इस एक्टिविटी की वजह से उस स्पेसिफिक एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी हेल्थ पे सीरियस हैज़र्ड्स तो ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं। और बहुत बड़े एक्टिविटीज़ की वजह से भी नहीं हो रहे, बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं कि लोग गलियों के कॉर्नर्स में कूड़े को आग लगा देते हैं और उस कूड़े में से रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है और बहुत सारे वेस्ट हैं। उन वेस्ट को जब आग लगाई जाती है, तो उनसे केमिकल गैसेज़ जो हैं, वो निकल रही हैं। तो अल्टीमेटली हू आर गोइंग टू इफेक्ट
the people of that a particular area, the residents of that particular area are going to affect, and there is no specific mechanism exist in order to keep people away from or prevent from doing such activities. Another issue is water pollution. Pakistan faces a major scarcity when it comes to the water resources, especially finding clean water. There is only one major river, the Indus River, which supplies water throughout the agricultural plains in Punjab and in Sindh, while the rest of the country has very little access to the other fresh water. The scarcity of water not only threatens Pakistan's economy but also poses a serious threat to the lives of the millions of Pakistanis. अब दूसरी तरफ जो एक इशू हम देखते हैं बहुत कॉमन, वो है वाटर पोल्यूशन का। अब ये एक इतना इम्पोर्टेंट जो है एक 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 इशू क्रिएट हो गया हुआ है, एनवायरमेंटल इशू, कि पाकिस्तान में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू ये है कि उनको साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजर रिवर्स हैं, उनमें से एक इंडस रिवर जो है वो एक मेजर रिवर है, जो कि बेसिकली पंजाब में जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको भी वहाँ से सप्लाई मिलती है और सिंध को भी सप्लाई मिलती है। सो अदर जो प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, उनमें ऑलरेडी फ्रेश वाटर जो है उसकी कम एक्सेस है। सो ये ऑल टुगेदर ये जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, यानी पानी की जो वाटर स्केर्सिटी इशू जो है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमी को थ्रेट दे रहा है, बट इटसेल्फ लोगों जो है बहुत सारे लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं, उनकी लाइफ को सीरियस जो है थ्रेट जो है वो पोज कर रहा है। The issue of water pollution further worsens this problem of Pakistan. The sources for water pollution include overuse of chemical fertilizers, the dumping of industrial waste into the lakes and rivers, untreated sewage being dumped into the ocean, and the contaminated pipelines being used to transport water. अब जो एक तो वाटर स्केर्सिटी का इशू है और दूसरी तरफ वाटर स्केर्सिटी इशू के साथ एक वाटर पोल्यूशन का इशू ऐड हो जाता है। ये दोनों इश्यूज मिलके जो हैं इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब जो सोर्सेज जो हैं, अब वाटर पोल्यूशन के जो सोर्सेज है, यानी जिन जिन इशू से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज। एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रही हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको फेंका जाता है नदी नालों में। अब वो जो है एक वो इशू है, और 3 डिफरेंट इश्यूज़ हैं। एक तो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको आप जो है जो है अनअटेंडेडली आप उनको फेंक दिया जाता है नदी नालों में। फिर तीसरा जो सीवेज का जो पानी है, उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के फेंक दिया जाता है समंदरों में। अब वो कंटामिनेटेड पाइपलाइंस जो हैं और ऑलरेडी जो है वाटर पोल्यूटेड जो पोल्यूशन से भरी जो पाइपलाइंस हैं, हमें वहां से सबको पानी सप्लाई हो रहा है। अब ये इटसेल्फ जब एक मुल्क में पीने का साफ पानी ही मुहैया नहीं होगा, तो उस मुल्क के लोगों की सेहत पर क्या असर होगा? किस तरीके से जो है वो हेल्थ क्वालिटी जो है मेंटेन की जा सकती है? क्योंकि ये एक देखने में, सुनने में शायद एक बहुत छोटा-सा इश्यू लगता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। क्योंकि आपको पानी जो है वो इंसान की बेसिक ज़रूरियात में से है और इंसान को बेसिक ज़रूरियात मुहैया नहीं है। सो वाटर स्कैर्सिटी एंड पोल्यूटेड वाटर, ये दोनों चीज़ें जो है मिल के क्या करती हैं, कंबाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यू को क्रिएट करती हैं, दैट इज़ वाटर pollution. And there is a dire need to come into the solutions regarding this pollution. Otherwise, that water pollution is going to pose a serious threat to not only Pakistan economy but also to the lives of the general people as well. The contamination of fresh drinking water makes it harder for people to find clean water supplies and increases the prevalence of waterborne diseases. Consequently, most of the reported health problems in Pakistan are either a direct or indirect results of polluted water. 45% of infant deaths are due to diarrhea and 60% to overall waterborne diseases.
अब ये जो कंटैमिनेटेड जो पीने का जो साफ पानी है, वो भी कंटैमिनेटेड है। और लोगों के लिए जो है जो जो है बहुत ज़्यादा एक इश्यू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि पाकिस्तान हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाहौर। लाहौर इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। लाहौर में एक बहुत बड़ा इश्यू एग्ज़िस्ट करता है कि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला कि कुछ जो थी प्राइवेट कंपनीज़, उन्होंने फ़िल्टर्ड वाटर दे क्लेम किया दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ फ़िल्टर्ड वाटर। बट जब उस फ़िल्टर्ड वाटर को लेबोरेटरी टेस्ट किया गया, तो पता चला दैट इज़ नॉट अ फ़िल्टर्ड वाटर, ये एक आम कंटामिनेटेड वाटर है जो लोगों को टैप वाटर के थ्रू अवेलेबल है, टैप्स के थ्रू अवेलेबल है। सो ऑलरेडी एक इश्यू है। दूसरा, ये इस तरह के माफियाज़ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तीसरा, इन सब इश्यूज़ की वजह से देखा जाता है कि पाकिस्तान में 45% जो इन्फेंट डेथ्स जो हैं, डायरिया की वजह से हो रही हैं। और छोटे बच्चों में डायरिया होता ही जो है वो प्योर वाटर ना मिलने की वजह से होता है। और ओवरऑल 60% जो है वो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं वो लोगों को हो रही हैं। हमें देखते हैं कि हेपेटाइटिस एक बहुत जानलेवा बीमारी है, और हेपेटाइटिस का वन ऑफ दोज़ रीज़न्स इज़ दैट कि लोग जो हैं उनको कंटामिनेटेड वाटर पीने को मिलता है, और उसकी वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस हेपेटाइटिस डिजीज़, व्हिच इज़ समटाइम क्यूरेबल, समटाइम्स इज़ not curable. Another is climate change. Pakistan has affected the people and the environment of Pakistan in diverse different ways. Although is a relatively small emitter of greenhouse gas as compared to other countries, the country will, however, be greatly affected by the negative impacts of climate change. According to Pakistan Economy Survey of 2014 and 15, the increase in frequent intensity of extreme weather events coupled with erratic monsoon rains causing frequent and intense floods and droughts are the most prominent problems Pakistan will face due to climate change. अब जब हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं, तो आप सबको पता है, मैंने एक आप लोगों को टॉपिक भी इवन क्लाइमेटिक चेंज पर जो है वो पढ़ाया हुआ है कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं पिछले कुछ सालों में जो है ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है माहौल में ग्लोबल वार्मिंग का जो है एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और वेदर जो है उनकी कंडीशंस में चेंजेस होना शुरू हो गई। अब दूसरा एक एक और इश्यू आता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इमिट होती हैं। ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में उन चंद ममालिक में आता है जिसमें बहुत कम जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो इमिटर है। पाकिस्तान बहुत कम छोटे लेवल पर है। लेकिन स्टिल वो छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो तो माहौल पे क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से भी। दूसरा, वो कहते हैं कि एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2014 से 2015 में, जिसने ये बताया कि पाकिस्तान में भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिले। अब वो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस कैसे हुई कि मॉनसून जो हैं उनके सीज़न्स में चेंजेस आना शुरू हो गई, फ्लड्स आना शुरू हो गए। नेचुरली जो क्या हुआ कि टेम्परेचर है उसमें जो है दर्जा हरारत में बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू हुआ। सो इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को भी इटसेल्फ जो है इन सब इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। Moreover, the survey concluded that change in weather patterns has destroyed infrastructures, has taken many lives, and has had devastating impacts on the agriculture sector, which has in turn has affected Pakistan's economy. अब जब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, यानी वेदर कंडीशंस जो हैं उनमें चेंजेस आई हैं, वेदर कंडीशंस स्वेयर हो गई हैं, समर्स जो है पाकिस्तान में प्रोलॉन्ग कर गए हैं, विंटर्स की जब हम बात करते हैं तो विंटर का एक बहुत शॉर्ट सा पीरियड रह गया। अल्टीमेटली इस चीज़ ने मानसून बारिशें जो हैं वो कम हो गई हैं, मानसून की जो टाइमिंग्स जो हैं यानी वो जो है वो चेंज हो गई हैं। सो अल्टीमेटली इस चीज़ का इफ़ेक्ट किस पे हुआ? पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उसके एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। सो जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इफ़ेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी इफ़ेक्ट हुई। इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी तो अल्टीमेटली लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। सो ये क्लाइमेटिक चेंज जो है ओवरऑल इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी हिट किया।
Another issue is natural disasters. Due to Pakistan's diverse land and climatic conditions, it is prone to different forms of natural disasters, including earthquakes, floods, tsunamis, droughts, cyclones, hurricanes. A disaster management report claims that the province of Gilgit-Baltistan, Balochistan, and Azad Kashmir are vulnerable regions and hence highly susceptible to earthquakes, while Sindh and Punjab constantly suffer from floods because they are low lying areas. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंटली देखने को मिली। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जो कि नेचुरल डिजास्टर से भी हिट हुआ है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अर्थक्वेक्स आए, फ्लड्स आए, कुछ कहत का भी इशू हुआ, कुछ साइक्लोन्स का इशू हुआ, और इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो हार्ड हिट हुए। गिलगित बल्तिस्तान इज वन ऑफ देम, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये वो एरियाज हैं जिनमें जो है अर्थक्वेक, फ्लड्स और इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं ये हाईली इफेक्ट हुए। सो ये नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं दे आर एक्ट्स ऑफ द गॉड, दे आर इनएविटेबल इंसिडेंट्स, और इनको जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स होते हैं, बट और ये एट द सेम टाइम ये वो इंसिडेंट्स होते हैं जो इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट कर जाते हैं। सो पाकिस्तान को कुछ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड भी जो है पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि अगर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आए तो पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर से किस तरीके से निपटना है। The another subtopic is policy framework. The 1973 Constitution of Pakistan had included the subject of environmental pollution and ecology in the concurrent legislative list. The Parliament and provincial governments were empowered to formulate necessary laws under Article 142. The Government of Pakistan has announced the National Environmental Policy in the year 2005. When it comes to the policy framework of Pakistan, then it is evident that the Constitution of Pakistan has included the subject of environmental pollution and ecology in the concurrent legislative list. अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिस्ट बनाई गई हैं, उनमें से कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसमें ये दो इश्यूज जो हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं इनको उस लिस्ट में रखा गया है। और पार्लियामेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनको आर्टिकल 142 के तहत एम्पावर किया गया है कि वो नेसेसरी लेजिस्लेशन जो है वो कर सकती हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया 2005 में इन्वायरमेंटल नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जो बेसिकली जिसका काम है इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ डील करना। Then let's come over the institutional setup. Pakistan Environmental Protection Council, it was established in 1998 under the provisions of Pakistan Environmental Protection Act PIPA 1997. Environmental protection agencies has been established at the federal level as well as provincial level. अब पाकिस्तान का जो एक environmental protection council है वो 1998 में establish की गई, और वो किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई 1997 में। जो पाकिस्तान का पीपा एक्ट था, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के अंदर एक लिखा गया कि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल होगी। अब उसी के तहत फर्दर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज भी बनाई गई जो कि फेडरल लेवल पर लॉ मेकिंग करेंगी और प्रोविंशियल लेवल को भी मद्देनजर रखेंगी। National Environmental Coordination Committee (PAG EPA) has established the National Environmental Coordination Committee dated 24 December 1998. फिर उसके बाद क्या किया गया 1998 में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी जिसको नाम दिया गया नेशनल एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पाकिस्तान, जिसने एस्टैब्लिश किया नेशनल एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1998 में। अब बेसिकली ये कमेटी क्या करेगी, एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करेगी फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी, और बेसिकली उन लॉज को वॉच करेगी जो कि नेशनल लेवल पर बनाए गए। And another subtopic is legislative framework. Pakistan Environmental Protection Ordinance had been enforced in the year of 1983. Pakistan Environmental Protection Act, with prior approval of the PEPC, established and issues NEQS in 1993. These NEQS were
related to municipal and liquid industrial effluents, industrial gaseous emissions, and the motor vehicles exhaust and noise. अब पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1983 में जो इन्फोर्स किया गया था, उसने अप्रूव किया पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को। अब उसके तहत जो थे NEQS जो थे वो स्टैब्लिश किए गए म्यूनिसिपल लेवल पर, यानी वो क्या करेंगे, फैक्ट्री से इन इन लेजिस्लेटिव एक्ट्स जो थे इनका मकसद ये था कि जो 1993 में है स्पेशली, उसका मकसद ये था कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो लिक्विड्स होंगे, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं जो होंगे, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसेज होंगी, प्लस ये जो ट्रैफिक जो है के थ्रू जो पर्सनल कार्स हैं, लोगों की पर्सनल कन्वेंस हैं, उनसे रिलेटेड जो है धुआं जो निकलेगा, जो एयर पोल्यूशन क्रिएट होगी, उस एयर पोल्यूशन के साथ हमने किस तरीके से डील करना है, ये बेसिकली 1993 में इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी मेकिंग की गई। Pakistan National Conservation Strategy 1992 was prepared jointly by the Federal Ministry of Environment and the Conservation Union. Pakistan Environmental Protection Act 1997 stands for the apex of statutory law on the environmental issues in Pakistan. अब ये इस चीज को डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल जो थी स्ट्रैटेजीज बनाई गई, जैसे 1992 में पाकिस्तान नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसमें फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो थी और कंजर्वेशन यूनियन जो थी, उन्होंने इकट्ठे मिलकर 1992 में ये स्ट्रैटेजिक कंजर्वेशन का जो प्लान था जो बनाया। बट स्टिल इन तमाम लॉज और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1997 का पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके सर्टेन क्लॉजेज हैं, और वो क्लॉजेज जो हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको एड्रेस करता है। प्रॉब्लम जो है वो है उसकी इन्फोर्समेंट में। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को अगर बेहतर कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजों को बेहतर किया जा सकता है। Biodiversity Action Plan for Pakistan was prepared in 2000 to resettle and compensate people displaced by the development projects. The GOP has issued the Project Implementation and Resettlement of Affected Person Ordinance in 2001. फिर बेसिकली नेक्स्ट क्या किया गया, एक बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो था वो 2000 में जो है वो बनाया गया। पर्पस ये था कि रीसेटल करना उन लोगों को जो बेसिकली इफेक्ट हुए इन इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से या नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं उनकी वजह से इफेक्ट हुए, उनको बेसिकली जो है किस तरीके से अकोमोडेट करना है। अब उससे रिलेटेड जो है वो स्ट्रैटेजी मेकिंग की गई। अपकमिंग ईयर ये जो प्रीवियस तो कुछ ईयर्स थे आफ्टर 2000 जो है उन पे इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन की गई। Next is Pakistan Environmental Protection Act 1997. The Pakistan Environmental Protection Act 1997 provides the framework for protection of NCS, establishment of provincial sustainable development funds, protection and conservation of species, conservation of renewable resources, establishment of environmental tribunals and appointment of environmental magistrates, initial environmental examination and an initial environmental impact assessment. अब ये जो पाकिस्तान का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, जिसका मैं भी थोड़ी देर बाद जिक्र कर रही थी कि जितनी भी हायरार्की ऑफ लॉज एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के इन लेजिस्लेटिव एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, जिसने बेसिकली स्टैब्लिश किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड्स, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स जो थे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए, उसके बाद उनमें इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट जो थे वो उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बताया, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन जिसको IEE कहा जाता है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA कि ये जो है जब कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट की एक इनिशियल एग्जामिनेशन होगी कि इसका क्या जो है इम्पैक्ट हो सकता है। फिर फर्दर ये देखा जाएगा कि अगर इसको हम लॉन्च कर दें इस प्रोजेक्ट को तो उस प्रोजेक्ट का आगे जो है वो इफेक्ट इन द लॉन्ग रन क्या होगा। सो ये सारी कारकर्दगी जो थी, तरीकाकार जो था वो 1997 के पीपा एक्ट में मेंशन किया गया। Section 11 states that provision of certain discharge or emissions. Subsection 1. Under the provisions of this Act, the rules and regulations made there under no person shall discharge or emit or allow to discharge the emission of any effluent or waste or air pollution, pollutant or noise in an amount which is in an excess of NEQS standards. NEQS which are established under clause 1 of subclause G of subsection 1 of subsection 6.
अब ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो है, ये एक इसका जो एक सेक्शन है, सेक्शन 11 पीपा एक्ट का, उसने बेसिकली प्रोहिबिशन जो थी, यानी कि डिस्चार्ज और इमिशंस जो इंडस्ट्री से जो है बेसिकली धुआं निकलता है या केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होती हैं, और जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो जो है प्रोड्यूस होते हैं, प्लस नॉइज पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस होती है, इन सब की प्रोहिबिशन जो है उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग की, उससे रिलेटेड क्राइटेरिया मेंटेन किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको एटलीस्ट इस क्राइटेरिया को मीट करना है, उनको एटलीस्ट अपने पार्ट पे जो है वो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। एयर पोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्रिएट ही ज्यादा हो रही है इंडस्ट्रीज के थ्रू। सो इस एक्ट के इस सेक्शन ने उस चीज को एड्रेस किया। Then we have another section, that is section 15, regulation of motor vehicles. Subsection 1, subject to the provisions of this act and the rules and regulations made thereunder, no person shall operate a motor vehicle from which air pollutants or noise are being emitted in an amount concentration or level which is in excess of national environmental quality standards, where applicable the standards established under subclause G of subclause 1 and subclause section C. अब बेसिकली ये वाला जो सब सेक्शन है 15, ये बेसिकली एड्रेस कर रहा है लोगों की पर्सनल कन्वेंस को, कि आपने जो है अपनी ऐसी कन्वेंस यूज नहीं करनी जो कि एक स्टैंडर्ड से जो है लो जाकर नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का जो है बाइस बन रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बैंक लीज के थ्रू जो एक काम स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपनी पर्सनल कन्वेंस जो थी वो ज्यादा से ज्यादा हर घर में जो है वो देखने को मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज कम से कम होना शुरू हो गया, और इसकी वजह से एक ट्रैफिक में बेहंगमी जो थी वो देखने को मिली, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन जो है वो उसका वो एक्सेस में होना शुरू होगी। Then another is section 16, environmental protection order. Subsection 1, where the federal agency or the provincial agency is satisfied that the discharge or emission of any effluent waste, air pollutant or noise, or the disposal of waste, or the handling of hazardous substances, or any other act or omission is likely to occur or is occurring or has occurred in the violation of the provisions of this act. अब ये जो है बेसिकली सेक्शन 16 जो है वो ये बताता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने किसी भी इंडस्ट्री को जो है देखा कि वो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए स्टैंडर्ड्स जो हैं उनसे उन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रही और रिस्पॉन्सिबल है नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए, और उससे जो है हैजार्डस इफेक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर दे शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये देखा जाएगा कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट करने की। Federal agency may, by order, direct such person to take such measures that the federal agency or provincial agency may consider necessary within such period as may be specified in the orders. अब बेसिकली जो है फेडरल एजेंसी जो है वो बेसिकली डायरेक्शंस जो हैं वो देंगी, और डायरेक्शंस जो हैं उनको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करना होगा उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यानी इंडस्ट्रीज जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इन तरह की पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। सेक्शन 13, prohibition of import of hazardous waste. No person shall import hazardous waste into Pakistan and its territorial waters, exclusive economic zone and historic waters. अब दूसरी चीज जो है सेक्शन 13 जो है बेसिकली ये एड्रेस ही इंडस्ट्रियलिस्ट को कर रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं they are not allowed to import any hazardous waste into the territory of Pakistan, into the territorial waters, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हिस्टोरिक वाटर्स। अब जैसे मैंने आप लोगों को इस बार क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि वाटर जो है पाकिस्तान यानी जो हर मुल्क जो है उसमें यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को रेगुलेट जो करती है कन्वेंशन, उसके अकॉर्डिंग समंदरों में भी डिफरेंट जोन्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं एंड हिस्टोरिक वाटर्स हैं। सो ये आर्टिकल बेसिकली तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को इस चीज से रोकता है कि वो इन तीनों वाटर्स की हदूद में कोई भी पाकिस्तान में जो है इंपोर्ट नहीं कर सकती, इस तरह के वेस्ट या डंप नहीं कर सकती जो कि इस तरह के जोन्स को भी इफेक्ट करे।
नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द होल टॉपिक स्टूडेंट्स। हम आज का टॉपिक था इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। हमने बेसिकली इस इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन को पहले हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल लॉ क्या है, उसकी सब फील्ड्स क्या हैं, फिर हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज ओवरऑल डिस्कस किए, फिर हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज इन पाकिस्तान डिस्कस किए, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, एयर पोल्यूशन हमने डिस्कस किया, क्लाइमेटिक चेंज पढ़ा, फिर हमने नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ा जो कि एक्ट्स ऑफ गॉड होते हैं, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होते हैं, बट ये साथ में पढ़ा कि डिजास्टर्स मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान को से डील करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जो थे वो पढ़ना शुरू किए। हमने डिफरेंट फ्रेमवर्क लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के में रहते हुए हमने उन तमाम एक्ट्स को एक एक ओवर व्यू जो था उनका हमने लिया और एंड पे जो है उसको कंक्लूड किया कि ये जो है पाकिस्तान में एक्चुअली लॉज जो हैं उनकी कमी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बट द प्रॉब्लम लाइज विद द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट्स उसमें जो है कमी देखने को मिलती है और ज़रूरत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि टाइम रहते रहते इन इश्यूज को डील कर लिया जाए, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये इश्यूज जो हैं वो सीरियस हेल्थ कंसर्न जो हैं वो रेज कर सकते हैं। So I will upload this lecture in your Google Classroom. I hope you have understand my lecture. If you have any questions, feel free to ask through email or through your CRs. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।